फिक्स टाइम है, देख लो। गुड मॉर्निंग। जागो, जग गए तो निकालो नोटबुक। और रीट वाले कौन कौन है जो एग्जाम देंगे? आपके लिए 1 से 2 में रोज क्लास लूंगा आज से यूट्यूब पे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा। 1 से 2 ऐसा टाइम लिया जिसमें से कोई क्लास नहीं होती है, कि सुबह शाम क्लास हो गई है। यस, नींद खुल गई तो मैं आ गया। देखा कल वीडियो? कल लंच वाला देखा क्या? चलो कोई नहीं। तो 1 से 2 के बीच में रीड की क्लास लूंगा रोज यूट्यूब पे, अब कल आज से। क्या हो गया? हाँ तो आराम तो करते ही है ना, किसने कह दिया नहीं? अब रीट आएगी तो विद्यार्थी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। टेंशन ही टेंशन, दुनिया ही पूरी टेंशन है। जब तक जिएंगे तब तक टेंशनें आती रहेगी, जाती रहेगी। चलो लास्ट क्या पढ़ा था बताओ मुझे जरा, कुछ याद करो। ये बोला तो हो गया था ना, कांगो की सहायक नदी ये बोला हो गई। ये बोला नदी के किनारे मिला था, ठीक है। हो गए वायरस के सभी रोग। लिखो हेपेटाइटिस वायरस। नहीं, लिखो बेटा हेपेटाइटिस वायरस। हेपेरिंग वालों का समझ नहीं आ रहा है, हेपेरिंग वाले माननीय है, बस उसका फाइनल ईयर एग्जाम होना चाहिए उस समय। लिखो हेपेटाइटिस वायरस। तो थोड़े से रुको, 2-4 दिन, विज्ञप्ति आ जाएगी तो विज्ञप्ति में और क्लियर हो जाएगा। हेपेटाइटिस वायरस। लिखो मित्रों, बातें बंद करो। अगला रोग लिखो हेपेटाइटिस वायरस। वायरस का नाम हेपेटाइटिस ही होगा। इसके अंदर सीधा लिखो बेटा वायरस, तुमने ऊपर लिख दिया हेपेटाइटिस वायरस। लिखो हेपेटाइटिस रोग 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस रोग 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस रोग 5 प्रकार का होता है। बोर्ड पे लिख दिया बेटा, रुकने की जरूरत नहीं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। अब ऐसे तो रुकूंगा तो आते रहेंगे, रुकते रहेंगे। लिखो हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। नाम लिखो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। कितने प्रकार हो गए? पूरे 5। 5 प्रकार लिख दो। पांचों लिख दिए? मित्रों ध्यान रखना, हेपेटाइटिस ए व ई दूषित जल से फैलते हैं। और हेपेटाइटिस बी, सी और डी संक्रमित खून से फैलते हैं। लिखो हेपेटाइटिस ए व ई दूषित जल से फैलेंगे और हेपेटाइटिस बी, सी व डी संक्रमित रक्त से फैलते। आज पूरा कर देंगे। लिखो बेटा बी, सी और डी।
इसको बंद कर देना मीत, चेहरे पे आ रही है सीधी सीधी, चेहरे पे आ रही है, ये बंद कर दे पूरी, हौले हौले नहीं। लिख दिया। हेपेटाइटिस कितने प्रकार का हो गया? 5। कौन कौन सा? ए बी सी डी। एक बात हमेशा याद रखना, इधर बोर्ड पे देखो, बाहर वाला कौन है? इधर ए और इधर ई। तो बाहर वाले बाहर से फैलते हैं और अंदर वाले अंदर से, याद रह जाएगा। बाहर वाले बाहर से, अंदर वाले अंदर से। बाहर से कैसे? खाने पीने दूसरी जल से फैलेंगे ए और ई, और अंदर संक्रमित खून से फैलेंगे बी सी डी। रह जाएगा याद। बाहर वाले बाहर से, अंदर वाले अंदर से। देखो सबसे घातक, सर पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो बेटा, सबसे घातक हेपेटाइटिस बी होता है, सबसे घातक हेपेटाइटिस बी। इसमें कई बार रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे घातक कौन सा हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी होता है। लिख दिया सबने? फिर लिखो मित्रों लक्षण, सिम्टम्स। ये फैलने के तरीके लिख दिए हमने। बताओ लक्षण क्या होंगे इसके? लक्षण लिखो, लक्षण सिम्टम्स लिखो। शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में बिलिरुबिन, 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 बिलिरुबिन पिगमेंट वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आंखें, नाखून और मूत्र, हाँ, जिससे आंखें, नाखून और मूत्र पीले पीले हो जाते हैं, जिससे आंखें, नाखून और मूत्र पीले पीले हो जाते हैं, तो रोग हो जाएगा पीलिया। इसी को कहते हैं, पीलिया रोग नहीं है, पीलिया लक्षण है। आंखें, नाखून और मूत्र पीले पीले हो जाते हैं तो रोग कहलाएगा बेटा हेपेटाइटिस या पीलिया। लिखो प्रभावित अंग, इफेक्टिव ऑर्गन, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग। और मित्रों इसमें प्रभावित अंग होगा यकृत, लीवर। लीवर के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? लीवर। और इसका विशेष कोई उपचार नहीं है, वही लक्षणात्मक ट्रीटमेंट है सिम्टम्स के आधार पर। चलिए अगला रोग। नहीं, इसकी वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, वो है डीएनए वैक्सीन पहली। सही है, लिखो। इसमें लिखो हेपेटाइटिस, हाँ उपचार तो नहीं है बेटा, टीका है ये। देखो हेपेटाइटिस का टीका पहला डीएनए वैक्सीन है। हेपेटाइटिस का टीका पहला डीएनए वैक्सीन है। तो पहला डीएनए वैक्सीन कौन सा है? हेपेटाइटिस। ये पूछा था कौन से एग्जाम में? जूनियर अकाउंटेंट में। जूनियर अकाउंटेंट में पूछा था डीएनए टीका पहला कौन सा है। और एलडीसी में पूछा था पिछली बार, इस बार नहीं, कि विश्व का या भारत का पहला डीएनए वैक्सीन कौन सा, ऐसा प्रश्न था। तो ये पूछा जा सकता है वापस। ये कौन सी जनरेशन है? सेकंड जनरेशन। लिख दो बेटा, ये द्वितीय पीढ़ी का टीका है, सेकंड जनरेशन का टीका है, द्वितीय पीढ़ी का टीका है, सेकंड जनरेशन है इसकी। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है पोलियो, चेचक। ये जो हमने टीके पढ़े थे वो फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन का है। तो ये रोग हो गया मित्रों आपके कौन सा? हेपेटाइटिस। हो गए सब मेरे हिसाब से। कौन सा है देखो, कोई बचा हुआ है तो देखो। हाँ, मंकी पॉक्स हो गया। लिखो मंकी पॉक्स, बस अभी लिखते हैं। लिखो मंकी पॉक्स,
नाम सुनोगा मंकी पॉक्स तो अभी। किससे होता है मंकी पॉक्स बताओ बेटा? नहीं, नाम मंकी पॉक्स तो मंकी से थोड़ी होता है। मंकी पॉक्स वायरस का नाम है। देखो बेटा, मंकी पॉक्स वायरस से ही होगा, ये इसका नाम है। मंकी पॉक्स वायरस से लिखा हमने, देख लो ऊपर। देखो, मंकी पॉक्स वायरस से ही होता है। यह जानवर और मनुष्य दोनों में होता है। यह जानवर व मनुष्य दोनों में होता है। हेपेटाइटिस के टीके का नाम नहीं है बेटा, यही बोलते हैं हेपेटाइटिस का टीका, जो पहला डीएनए वैक्सीन है। देखो, ये मनुष्य और जानवर दोनों में होता है। इसमें बुखार के साथ शरीर पर दाने उभर आते हैं। दाने मतलब समझ गए, फुंसियां हो जाती है। बुखार के साथ शरीर पर दाने उभर आते हैं। बुखार होगा और बुखार के साथ साथ शरीर पर क्या हो जाएंगे मित्रों? दाने, फुंसियां हो जाती है, दाने उभर आते हैं। तो ये लक्षण हो गया मंकी पॉक्स। इसका कोई फिक्स इलाज नहीं है। अगला रोग लिखो, मम्स रोग। यही बच्चा है ना? लिखो मम्स डिजीज, मम्स रोग। लिखो बेटा, पैरामिक्सो वायरस से होता है मम्स रोग। पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस से होता है। पैरामिक्सो वायरस से होगा। लक्षण, पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन, पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। हाँ, पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसे गलसुआ रोग भी कहते हैं। गलसुआ, इसे गलसुआ रोग भी कहते हैं। जबकि डिप्थीरिया को क्या कहा था? हाँ, डिप्थीरिया को क्या कहा था हमने? गलघोटू। जबकि इसको क्या बोलेंगे? गलसुआ। गलसुआ बोला था क्या? मुझे गलगंट सुनाई दे दिया। नेक्स्ट, अगला रोग, कोई बात नहीं, सही बोला इसलिए आपको धन्यवाद। हाँ, कचरा। अच्छा, खसरा। मैं सोचा कचरा कौन सा रोग आ गया। मैं सोचा कचरा कौन सा रोग हो गया? खसरा। कचरा तो याद करो, बहुत अच्छा कैच पकड़ता था। याद आया कचरा? किसमें? कचरा किसमें था जिसमें कैच पकड़ता था? लगान। हाँ, भूल गए? लगान भूल गए? लगान मूवी। कचरा, अरे इधर लिखो कचरा। मिजल्स रोग कारक लिखो बेटा, वेरिओला नहीं, मोरबेली वायरस। मोरबोलिया नहीं, मोरबोल ही नहीं पढ़ो तो। हाँ, निमोरिया बोल जाए नितर। अब समय आ गया है, ध्यान रखना। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपकी जो रिट आ रही है, रिट के साथ ही ग्रेड 3 के भी पोस्टें बता दी जाएगी, कितने पद होंगे। रिट के साथ ही बता देंगे इस बार। नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। लिखो बेटा, ध्यान रखना, ना तो कोई सिलेबस बदलेगा रिट का, ना कोई आपको नंबर जो लाने हैं वो 90% 90 नंबर लाने ही लाने हैं। ये टारगेट लेके चलना है। 82 का टारगेट नहीं रखना है। मैं फिर कह देता हूं, 90 110 का रखना, तब 90 आएंगे। 82 का रखिया तो मामला घोटाला हो जाएगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि 2-4 प्रश्न हमेशा ऐसे होते हैं जो सही गलत हो जाते हैं और गलत सही हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो इसलिए अपन को थोड़ा टारगेट ऊपर रख के चलना है। हाँ, हेपेटाइटिस के अलावा जो टीके मैंने अभी लिखा है वो सब फर्स्ट जनरेशन के, बिल्कुल सही कहा। हेपेटाइटिस है वो पहला डीएनए वैक्सीन है, सेकेंड जनरेशन है, ये हमने लिख भी दिया है और ये जूनियर अकाउंटेंट में पूछा भी है। देखो एलडीसी में पूछ लिया पहला डीएनए वैक्सीन कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बना टीका। और जूनियर अकाउंटेंट ने शायद इस बार ये पूछा था कि हेपेटाइटिस बी का टीका कौन सी जनरेशन का, सेकेंड। नेक्स्ट, हाँ रोगकारक आ गया ना, मोरबेली वायरस। संक्रमण लिखो इसमें, हवा द्वारा फैलेगा, रोगी से, हवा द्वारा रोगी से। और ये सबसे ज्यादा बच्चों में फैलता है क्योंकि एक तरह का फ्लू है। बिल्कुल ही पक्का नहीं आ रही है तो जवाब कैसे दे रहे हो कि मैं पूछ रहा हूं आपसे। बढ़ गई, देखो बढ़ गई। ओके भाई, पक्का। तू चुप रह रे। ये कह रहा है सर मैंने तो आवाज कुछ ऊपर नीचे की नहीं। मन की भ्रांति थी रे, उसको आवाज नहीं आती तो मेरा जवाब कैसे देता। हुआ क्या कि लगभग 15 मिनट हो गए, एक तो धोखा हो गया, कई जने तो टाइम टेबल देख के नहीं आए और जैसे ही मेरे को देखा आधा दिमाग तो यूं खराब हो गया है। 7 बजे से यही था टाइम टेबल, नहीं था। मैंने खुद ने टाइम टेबल कितना 8 बजे हमारा लाइव था शायद, 8 से 9, मैंने 9:30 ही टाइम टेबल देखा था, उससे पहले मैंने खुद ने ही नहीं देखा। तो 9:30 देखा तो मैं भी एकदम उनका पहली क्लास 7 से 9 मेरी है, ठीक है ना। अरे अब क्या करना उससे, मैं तो आगे अनपढ़ा ही दिया 10 मिनट। अब ये क्या कि आज कुछ बोल नहीं पाया तो इसने कहा क्या बोलोगे, बोल दो, आवाज नहीं आ रही। नहीं बोलना बेटा, आप बोलोगे तो फिर मैं कहां जाऊंगा। चलो इधर तो लिखा बेटा सॉरी कचरा बोल देता हूँ, खसरा, मिजल्स, और ये मोरबेली वायरस से होता है। और ये सब ज्यादा बच्चों में फैलते हैं क्योंकि बच्चे उम्र में कच्चे होते हैं, आपको बताइए, दिल के सच्चे होते हैं आपकी तरह। लिखो इसके अंदर लक्षण, बुखार, छींक, खांसी के साथ, बुखार होगा, छींक खांसी होगी, फ्लू है, बुखार छींक खांसी के साथ, बुखार छींक खांसी के साथ, शरीर पर दाने हो जाते हैं, इसमें भी फुंसियां हो जाती हैं। बुखार छींक खांसी के साथ शरीर पर दाने हो जाते हैं। खसरा के टीके आते हैं जिसको लिखो बेटा बोलते हैं MMR का टीका। इसमें कौन सा टीका लगेगा, MMR। लिखो MMR का टीका लगता है। लिखो MMR का टीका, MMR टीका का नाम है। अच्छा इसका पूरा नाम लिखूं, M का मतलब मम्स, M का मतलब मिजल्स और M का मतलब रूबेला। तो बताओ ये भी कैसा टीका है, ट्रिपल एंटीजन का टीका, ट्रिपल एंटीजन का टीका। एक साथ कितने रोगों में लगेगा, 3 रोगों। तो ट्रिपल एंटीजन के 2 टीके हो गए, एक डीपीटी और एक MMR। दो ओम प्रकाश आ गया क्या, माता जी के पास जाके आ गया, ओके। कुछ हमारे लिए भी मांग के आया ना, चलो आगे बढ़ो आगे। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने इधर देखा ओम प्रकाश का मुझे कोई कमेंट नहीं दिखाई दिया,
फिर इधर देखा, काफी देर कुछ दिखाई नहीं दिया, अभी आया क्या जस्ट तभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गए वायरल डिजीज, लिख दिया काफी। हाँ, तो लिखो प्रोटोजोआ के रोग। प्रोटोजोआ लिखो प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, इसमें 4-5 मुख्य मुख्य रोग लिखते हैं आपके काम के। एक तो लिखो मलेरिया, लिखो एक निंद्रा रोग, पायरिया, अमीबिया पेचिस, नहीं कोई बात नहीं, लिखो अमीबिया पेचिस, पायरिया, निंद्रा रोग, मलेरिया और काला अजार, अचारनिया अजार। ये 4-5 रोग है जो मुख्य अपने काम के हैं। हो गए लगभग, इसके बाद 5 रोग और है क्रमिक के, पर खत्म। नहीं है, एक एक लाइन के आ जाएंगे। अब मेरे टॉपिक भी ज्यादा नहीं बचे, 3 टॉपिक बचे सिर्फ इसके बाद बायो में। हाँ आराम से, दीपावली से पहले तो एक आध टॉपिक बचेगा, दीपावली के बाद लगभग हो जाएगी बायोलॉजी कंप्लीट। और मैंने 2-2 घंटे लिए तो पक्की हो जाएगी। देखो प्यारे मित्रों, इसके बाद बचेगा जैव प्रक्रम 1, जैव रासायनिक चक्र 2 और पोषक पदार्थ, 3 टॉपिक बचेंगे सिर्फ। हैं? केमिस्ट्री के 2 ही बचे, मेरे भी 3 बचे, तो मैं 2 घंटे लूंगा तो मेरा दीपावली तक हो जाएगा। और कोशिश करें कि दीपावली तक कर देंगे लगभग, ताकि आप लोग वापस आके रीट में भी लग सकते। चलिए लिखो। हाँ 3 ही तो बचे हैं बेटा, ये सब जैव प्रक्रम बोला ना मैंने, एक जैव प्रक्रम, हाँ तो 3 टॉपिक ही तो हुआ। चलो इधर बोर्ड पे आओ, मैं तो देख लिया बेटा। बढ़े आगे, क्योंकि टॉपिक टोटल है 8, उसमें से 7 मैंने पढ़ा दिया, 6 7वां आज शुरू कर दूंगा। लिखो पापा काम पे सोते हैं। अरे इधर लिखो बेटा, इधर देखना बोर्ड पे, पापा काम पे सोते हैं। लिखो पापा काम पे सोते हैं, ये इसकी ट्रिक है। पापा मतलब पायरिया, का मतलब काला अजार, मलेरिया, पापा के सामने मत बोलना पापा काम पे सोते हैं, अमीबिया पेचिस, और लिखो बेटा निंद्रा रोग। चलो लिख दो बेटा, पापा काम पे सोते हैं, याद रह जाएगा। आज तो छुट्टी थी, स्कूलों में भी नहीं, इसलिए आज तो कोई घर वाले नहीं उठे, चाय खुद ही बना के पी के आनी पड़ी। लिखो पापा काम पे सोते हैं, लिख दिया सबने? सबका साथ, सबका विश्वास, इधर उधर नहीं, इधर देखो बेटा। मेरे थ्योरिकल पार्ट खूब सारी लंबी चौड़ी बातें थी, फिर भी मैंने कोशिश पूरी की लगातार खींचने का भी साथ साथ। लिख दिया पापा काम पे सोंगे। पहला रोग लिखो मलेरिया, उठ गए तो लिखो मलेरिया।
रोग लिखो मलेरिया। मलेरिया लिख दिया सबने। कौन सा रोग? मलेरिया। बोलना नहीं, मलेरिया की बातें करते हैं। क्या हो गया मलेरिया को? मलेरिया लिखो मित्रों, इसका रोग कारक प्लाज्मोडियम। रोग कारक कौन होगा? प्लाज्मोडियम। रोग वाहक होगी मादा एनाफ्लीस, मच्छर। लिखो एनाफ्लीस मच्छर, मादा एनाफ्लीस। मित्रों, रोग कारक और रोग वाहक में अंतर तो पता है ना? रोग कारक जो शरीर के अंदर जाकर रोग करेगा और वाहक रोग कारक को शरीर तक लाएगा। तो प्लाज्मोडियम तो बॉडी में इंजेक्ट करके रोग करता है और मादा एनाफ्लीस प्लाज्मोडियम को शरीर तक लाती है। हो गया अंतर दोनों में? एक बार ऐसा ही मैं पूछा था कि इनमें से कौन सा मलेरिया का रोग कारक है, तो कई जने इसको क्या करके आ गए, जैसे आया रोग कारक दिमाग में आया प्लाज्मोडियम मादा एनाफ्लीस, दोनों ऑप्शन में थे, माथा खराब हो गया कौन सा है। तो याद रखना रोग कारक कौन था? प्लाज्मोडियम, जबकि मादा एनाफ्लीस तो क्या है? रोग वाहक। लक्षण, सबसे पहले मलेरिया में क्या होता है? ठंड लगती है, सर्दी लगती है। ठंड लगने से बॉडी में क्या होगी? कंपन, और फिर बुखार आता है। तो लिखो ठंड व कंपन के साथ, ठंड व कंपन के साथ बुखार आता है। ठंड व कंपन के साथ बुखार आता है। बंदी कर दो ना इसी को, बंदी है, बंद है पक्की। देख, और तो मैं कैसे कर दूं? बंदी बता रही है। फिर भी देख लेना, मेरे हिसाब से तो बंद है। वाह, चलो इधर लिखो ठंड व कंपन के साथ बुखार। उपचार लिखो उपचार, कुनैन की गोलियां देते। कौन से नैन? कुनैन। लिखो कुनैन, कुनैन। और कहां से प्राप्त करते हैं? सीन कोना पादप की छाल से। ये आपको मिल जाएगी। लिखो प्रभावित अंग, बताओ कौन से ऑर्गन इसमें प्रभावित होते हैं? यकृत में सूजन आती है और प्लीहा में सूजन आती है। यकृत और प्लीहा में क्या हो जाती है? सूजन। कौन से एग्जाम में पूछा था किस रोग में इनमें से यकृत में सूजन आती है? शायद जूनियर अकाउंटेंट में पूछा था। लिखो बेटा यकृत व प्लीहा में सूजन आ जाती है। और लिखो, लिख दिया यहां तक सबने? लिखो आरबीसी के फटने से, आरबीसी फट जाती है इस रोग में, आरबीसी के फटने से, आरबीसी के फटने से हीमोजॉइन,
आरबीसी के फटने से हीमोजोइन कण बनते हैं। हीमोजोइन कण लिख दिया बोर्ड पे मैंने, सबसे नीचे देखो, हीमोजोइन कण बनते हैं। आरबीसी फट जाती है तो आरबीसी की क्या होगी बेटा, तो लिख दो फट कण, हीमोजोइन कण बन जाते हैं जिससे आरबीसी की कमी हो जाती है, जिससे आरबीसी की कमी हो जाती है। अच्छा बताओ, मलेरिया रोकने के लिए तालाबों के अंदर कौन सी मछली का पालन किया जाना चाहिए? गेम्बूसिया। क्यों? क्योंकि मच्छर अपने अंडे हमेशा पानी की सतह पर देते हैं और ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो लार्वा खा जाएगी, अंडों को खा जाएगी, तो उसकी जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, तो मच्छर की संख्या कम होगी, तो रोग का फैलाव कम होगा, तो रुकेगा। लिखो, मलेरिया रोकने के लिए तालाबों में गेम्बूसिया मछली का पालन करना चाहिए। मलेरिया रोकथाम के लिए तालाबों में गेम्बूसिया मछली का पालन करना चाहिए। मलेरिया रोकथाम के लिए तालाबों में गेम्बूसिया मछली का पालन करना चाहिए। चाहिए ही चाहिए। कौन सी मछली पालोगे? गेम्बूसिया। नेक्स्ट है भाई, तो तालाबों में कौन सी मछली पाली जाएगी? गेम्बूसिया। अच्छा लिखो, सबसे घातक मलेरिया, सबसे घातक मलेरिया, सबसे घातक मलेरिया बताओ कौन सा मलेरिया सबसे घातक होता है? या इसको क्या बोलते हैं बेटा? अर्बुद, या इंग्लिश में बोलते हैं मैलिग्नेट। मैलिग्नेट मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम, शॉर्ट में लिख दूं प्लाज्मोडियम, चलेगा? फॉल्सीफेरम। इस जाति से अगर रोग होता है मलेरिया तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम से होता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। और सबसे सामान्य मलेरिया, सबसे सामान्य मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक ऐसी जाति है जिसे नॉर्मल मलेरिया होता है, ठीक हो जाता है, और फॉल्सीफेरम से हो जाए तो रोगी की कई बार मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा बताओ, मलेरिया का संक्रमण मनुष्य में कौन सी अवस्था में होता है? स्पोरोजोइट, या हिंदी में लिखो बीजाणु अवस्था। लिखो, मलेरिया का मनुष्य में संक्रमण, मलेरिया का मनुष्य में संक्रमण बीजाणु अवस्था में होता है। मलेरिया का मनुष्य में संक्रमण कौन सी अवस्था में होता है बेटा? बीजाणु अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट फेज। अच्छा, मलेरिया का अच्छे से अध्ययन कौन से वैज्ञानिक ने किया था? सर रोनाल्ड रॉस। लिखो, मलेरिया का विस्तार से अध्ययन सर रोनाल्ड रॉस ने किया था।
मलेरिया का विस्तार से अध्ययन सर है भाई सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। ये साइंटिस्ट का क्या है नाम। तो ये हो गई मलेरिया के बारे में छोटी छोटी बातें। लिखो मलेरिया का टेस्ट जांच। मलेरिया में कौन सी जांच होती है? एमपी टेस्ट। लिखो मलेरिया में टेस्ट होता है एमपी टेस्ट। देखो टेस्ट लिख दिया, दवाई लिख दी, प्रभावित अंग हो गया, सब कुछ बातें आ चुकी है। अब अगला रोग लिखो निद्रा रोग है जी। हाँ मलेरिया पैरासाइट टेस्ट कोई विशेष नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला रोग लिखो बेटा निद्रा रोग। कभी आई होगी आपको, वैसे आपको होता ही नहीं है, जरूरत नहीं है, किताब हाथ में लेती आ जाती है। निद्रा रोग हाँ क्लास में भी आ जाती है, मास्टर पढ़ाते ही। लिखो निद्रा रोग पक्का। मेरे नाम भी खतरनाक चल रहे हैं। लिखो रोग कारक, कोई बात नहीं आज खत्म कर देंगे रोगों को। लिखो रोग कारक क्योंकि आपके सिलेबस में संक्रामक है। और रोग कारक लिखो बेटा ट्रिप्नोसोमा, गेमुएंसिस। और वैसे हर रोग को हर टॉपिक को मैंने डिटेल से बात की है, तभी तो नोटबुक बनने की बातें हो रही है। देख लो नोटबुक वगैरह बनने की बातें तभी हो सकती है, सही है ना। लिखो गेमुएंसिस रोग वाहक लिखो, कोई बात नहीं, यात्री अपने जोखिम पे सफर करे। क्या लिखो रोग कारक, मुझे क्या पता। हमेशा याद रखना मित्रों, कितने पेज भरेंगे ये क्लास के व्यवहार पे निर्भर करता है। हाँ कंडीशन पे पढ़ाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। 2-4 ऊपर नीचे होता है हमेशा। बढ़े आगे। ये टॉपिक रीड के लिए पढ़ सकते हैं ना, ये टॉपिक रीड के लिए पढ़ सकते नहीं है, पढ़ना है। 100% प्रश्न आएंगे 2। लिखो रोग वाहक। हाँ रोग तो सिलेबस में है, सारे रोग, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है रोग तो है ही है, साथ में जीवाणु विषाणु के लाभ और हानियां। तो लाभ तो पढ़ने पड़ेंगे, हानियां हो गई ये सब रोग। समझ में आया ना। नहीं अनुवांशिक नहीं, केवल यही वायरस जीवाणु कवक। अनुवांशिकता नहीं है रीट में, नहीं है। रीट में बॉडी सिस्टम है, कोशिका है, उत्तक नहीं है, ध्यान रखना। चलिए आगे। रोग वाहक सीसी मक्खी लिखो। सीसी मक्खी। अब ये मत कहना सर कैसी होती है, मैं मक्खियां पकड़ के नहीं ला सकता, नहीं बताऊंगा, सिर्फ लिख दो सीसी मक्खी। फालतू टाइम खराब नहीं करना, फोटो बताने से कोई 9 की 13 नहीं होगी। हाँ लक्षण, बस बस, कोई मेरे से बात नहीं करेगा, मैं आपसे इकट्ठी हूं। लिखो लक्षण, मैं इकट्ठी हूं। लिखो लक्षण। लक्षण सीसी शॉर्ट में नहीं है, सीसी मक्खी है। आगे लिखो बेटा लक्षण अत्यधिक निंद्रा व आलस्य। हाँ लक्षण अत्यधिक निंद्रा व आलस्य। निंद्रा व आलस्य, नींद में ही बातें करते हैं आप, तो नींद में नहीं कर रहे हो। हाँ अगला रोग, अगला रोग बताओ बेटा। डॉक्टर से संपर्क करें, यहाँ प्रोटोजोआ में इलाज की जरूरत नहीं है, ये याद रह जाए वही बहुत है। लिखो अगला रोग पायरिया है ना,
लिखो पायरिया रोग कारक, जहां जरूरत थी बिना के खूब सारी बातें लिखा दी। मलेरिया में जरूरत थी, खूब बातें लिखा दी। मैं हमेशा कंडीशन के अनुसार चलता हूं। लिखो बेटा पायरिया रोग कारक, लिखो एंटमीबा जिंजिविलिस। एंटमीबा जिंजिविलिस। क्या चुपचाप लिख दो, माथा खराब मत करो। एंटमीबा जिंजिविलिस। मेरे वो रोगों के नामों पे नजर मत लगाना। क्या सर ये कब याद किए सब? एंटमीबा जिंजिविलिस, इनको याद करने का एक ही तरीका है, गुड रिवीजन गुड रैंक, नो रिवीजन नो याद। लिखो संक्रमण, लिखो संक्रमण, रोग वाग नहीं है बेटा इसका, संक्रमण। लिखो दूषित जल व चुंबन से, माउथ टू माउथ फैलता है ये, बताऊंगा। लिखो बेटा, लिखो बेटा, दूषित जल और माउथ टू माउथ फैलता है ये। लिख दिया? लिख दिया क्या? लक्षण, लिखो लक्षण। पता है इसमें क्या होता है? नहीं, बुखार नहीं है इसमें। इसमें क्या होगा, मुंह से जबरदस्त बदबू आएगी मसूड़ों से, और मसूड़ों से बदबू के साथ खून आता है। कोई हमारे पास बैठ के बात करता है, पहले रुक जरा मुंह उधर कर, अब बोल, ये उसमें होता है। लिखो लक्षण, याद रह जाएगा, कुछ तो रहेगा, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। लिखो लक्षण, लक्षण मसूड़ों से बदबू के साथ खून आता है। मसूड़ों से बदबू के साथ खून आता है। लिखो साहब, मसूड़ों से बदबू के साथ खून आता है। मसूड़ों से बदबू के साथ खून आता है, खून की नदियां बहेगी। अगला, अगला लिखो, निंद्रा हो गया, पायरिया हो गया। अगला लिखो काला अचार। काला अचार नहीं, काला अचार। इधर उधर नहीं, इधर, काला अचार। लिखो रोग कारक, ये पूछा था किसमें? कंप्यूटर अनुदेशक में। और वो एक ऐसी बढ़ती थी जिसमें अभी भी 5000 पोस्टें खाली पड़ी है, पूरी नहीं भर पाई, 40% लोगों के बने नहीं। और ध्यान रखना, रीट को हल्के मत लेना। रीट में पिछली बार 15,16,000 लोग बैठे थे और फेल हुए थे 7 लाख, इसलिए 50% रिजल्ट है। ध्यान रखना, 50% लोग ही रीट में पास हुए, फिर मेंस हुआ। तो रीट को ज्यादा हल्के में मत लेना, हल्के हो जाओगे। बयासी रखा ना तो फिर 83 82 घोटाला। अरे सर्टिफिकेट तैयार है क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी भी हो जाएगी। लिखो रोग कारक है, रोग कारक। लिखो रोग कारक। रीट तो बहुत आसान पेपर है, कुछ आता ही नहीं है इसमें, तो बैठना है। पता नहीं क्यों नहीं लोग नंबर लाते हैं। मैं जब रीट ली, मुझे आज तक मैंने कहा हिंदी लूँ संस्कृत लूँ, जब मैं देता था तो बड़ा लफड़ा रहता था, तो मैंने एक बार हिंदी ली, एक बार इंग्लिश ली। इंग्लिश में ग्रामर तो कर लेते हैं, शिक्षण विद्या में समस्या आ जाती है। और संस्कृत ले तो अहम अवाम वयम अस्तु वस्तु सस्तु। चलो आगे, आप अपने हिसाब से लेना, किसी की मत करना कहना। मैं फिर कह देता हूं,
कहना किसी का नहीं मानना है, पहले सिलेबस को देखना है और इस तरह से तैयार करना कि आपके नंबर आने चाहिए। कोई काम नहीं आएगा, मार्कशीट काम आएगी, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, देखो एक हिंदी तो ले, हाँ इंग्लिश में शिक्षण विद्या तो आएगी। रीट का मतलब ही शिक्षण विद्या होती है। लिखो काला आजार, इसका रोग कारक लिखो बेटा, लेस मानिया डोनोवनी, लेस मानिया डोनोवनी लिख दिया बेटा। ये आया था कंप्यूटर अनुदेशक में, ध्यान रखना। सीधा पूछा था रोग कारक कौन है, उत्तर था लेस मानिया, लेस मानिया डोनोवनी, लेस मानिया डोनोवनी। रोग वाहक लिखो सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, रेत मक्खी। रोग सेंट मतलब बालू, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई या बोलते हैं बेटा बालू मक्खी या रेत मक्खी। रेत सैंडी होती है, बालू मक्खी रेत मक्खी। बालू मक्खी, रेत मक्खी लिखो। रोग वाहक के बाद लक्षण, लक्षण क्या सिम्टम्स होंगे इसमें है? लिखो तेज बुखार के साथ शरीर पर काले धब्बे हो जाते, इसलिए काला आजार बोला। बुखार के साथ, तेज बुखार के साथ शरीर पर काले धब्बे हो जाते हैं। और अंतिम रोग है इसी का अमीबिया पेचिस, प्रोटोजोआ में। डॉक्टर से संपर्क करें, बेचारे ने एमबीबीएस की है, एमएस की है। देखो अमीबिया पेचिस, और रोग पड़ गया ऐसा लगने लग जाएगा खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। हाँ अगला रोग है अमीबिया पेचिस। हाँ अगला रोग है अमीबिया पेचिस, लिखो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका रोग कारक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका लिखो। एंट अमीबा रोग कारक, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका रोग कारक है। इसमें संक्रमण होगा, रोग वाहक नहीं होगा। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका रोग का हो गया रोग कारक। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, दो एंट अमीबा है, एक जिंजेवेलिस पायरिया में है और हिस्टोलाइटिका अमीबिया पेचिस में। लक्षण, लक्षण कई बार आपके साथ घटित होता है, खाने पीने की वस्तुओं से ये फैलता है शरीर में। दूसरी जल से आता है, क्योंकि प्रोटोजोआ जल में ही पाए जाते हैं और ये अंदर जाकर के हमारे शरीर में छोटी आंत को प्रभावित करता है, बड़ी आंत को प्रभावित करता है और आपकी आंतें प्रभावित होती है। और पेट दर्द होता है, पेट दर्द के साथ डायरिया होता है, डायरिया में ब्लीडिंग होती है, मरोड़े चलते हैं, कई बार पेट में मरोड़ों के साथ दस्त लगती है। अरे डायरिया, डायरिया मतलब दस्त। मैंने सोचा दस्त नहीं बोलूं, अच्छा सत बोलूं सुबह सुबह, पर मैंने डायरिया बोल दिया। क्यों देख रहे हैं कि सर ये क्या होते हैं? लिखो, सबको होता है। लिखो बेटा इसमें, लिखो पेट दर्द, पेट दर्द के साथ डायरिया नहीं। लक्षण, संक्रमण तो जल से होता है, दूषित जल से। लक्षण लिखो बेटा, लक्षण पेट दर्द के साथ डायरिया, पेट दर्द के साथ डायरिया होता है, डायरिया होगा। डायरिया समझ गए? नेक्स्ट, ये हो गया आपके कौन से रोग? प्रोटोजोआ। अब अगला रोग लिखो, कौन से बचे हैं? लिखो कृमि के रोग। क्या रिचल क्यों नहीं रहा? अरे घोटाला इधर है। मैंने सोचा मैं 3 बार लिख दिया, शब्द लिख ही नहीं जा रहा है। कृमि जनित, वॉर्म
और कृमि में तो ज्यादा रोग नहीं है, एक फेमस रोग है जो आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा? हाथी पांव। हाथी पांव, एलिफेंट फिट, फाइलेरियसिस, ये इसको बोलते हैं बेटा फील पांव। नारू इसी में आएगा, ये नारू नहीं, नारू दूसरा इसमें आएगा कृमि में। देखो हाथी पांव, फाइलेरियसिस और फील पांव, फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट में हमेशा हाथी पांव का रोग कारक पूछते हैं। हाँ, बाउचेरिया ब्रेंको, बाऊ खाया था छोटे थे तब। लिखो बेटा रोग कारक। क्या बाऊ मतलब बताओ रे? आऊ आऊ खा जाता है और बाऊ खाए जाते हैं। बच्चों को टोपी वगैरह दिलाते हैं ना, चुपचाप लिख दे हाउ और बाहू में अंतर। बाहू एक, मैं शिक्षण विद्या पढ़ा रहा था, एक लड़का मुझे पूछा कि सर लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। तो मैंने कहा भाई छोटे जो हम उद्देश्य, छोटे छोटे जो ग्रुप बनाते हैं फिर हम पूरा करते हैं वो लक्ष्य है, और लक्ष्यों का समूह होता है उद्देश्य। जैसे उत्तर दे अगला बोले कार्य और क्रिया में क्या अंतर है, कार्य और क्रिया। तो मैंने कहा जो हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है वो काम, और उसको किस प्रकार किया जाता है वो क्रिया। ठीक है, तो एक दिन फिर और कुछ पूछ लिया तो फिर ठीक है मैं बताता रहूं, तू पूछता रहे बेटा, ये काम है। नेक्स्ट, बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई। अरे प्रश्न होता है, समस्या अलग चीज होती है और सिर्फ गोचामारी अलग होता है। लिखो बाउचेरिया, भाई एक आध समस्या आई, चलो कोई मैंने उत्तर दे दिया, दूसरा है मैंने उत्तर दे दिया, तीसरा चौथा, तो फिर क्या केवल समस्या ही आती है क्या? इसका मतलब मास्टर पढ़ाता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं मुझे। लिखो बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई। बीच में बेचारे भरत को क्यों ला रहे हो, कोई लेना देना ही नहीं है इसमें तो। नहीं बेटा, बहुत दिन चाहिए उनके, अभी 5 दिन नहीं, कोर्स 5 दिन का, यूं बोलो। बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई। लिखो आगे, लिखा बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई। लिखो रोग वाहक, रोग वाहक। इसका रोग वाहक होगा क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर संक्रमण, बोलूं नहीं लक्षण, वाक आ गया ना, संक्रमण लक्षण। इधर बोर्ड पे सर अमीबिया पेचिस क्यों बोलते हैं, ओनली अमीबिया पेचिस क्यों नहीं? क्योंकि अमीबा से होता है इसलिए अमीबिया पेचिस। लक्षण क्या होंगे बेटा इसमें? इसमें क्या होगा, हमारा जो पांव है इसकी लिम्फ ग्रंथियां फूल जाती, इतना बड़ा पांव हो जाता है, फिर उसको उठा के 4 जने आके यूं रखो, हाथी जी जैसा बड़ा पांव, इसलिए नाम दिया हाथी पांव। लिखो इसमें पैर की लिम्फ ग्रंथियां फूल जाती, लिम्फ नोड। इसमें पांव की, क्या हो गया बेटा? अरे चुप रहो, नहीं बात नहीं करनी इधर, कोई बात नहीं। इसमें पांव की लिम्फ ग्रंथियां फूल जाती है, लिम्फ ग्रंथि हिंदी में लिम्फ, इंग्लिश में नोड। लिम्फ ग्रंथियां फूल जाती है जिससे पांव बड़ा हाथी के समान दिखाई देता है, जिससे पांव बड़ा हाथी के समान दिखाई देता है। इस कारण इसे हाथी पांव रोग कहते हैं। इस कारण इसे हाथी पांव रोग कहते हैं।
कौन सा रोग कहेंगे बेटा? हाथी पांव रोग। इस कारण से हाथी, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा? रोग कारक या रोग वाहक, ये दोनों में से एक पूछते हैं। अगला अगला रोग लिखो बेटा, एक तो लिख दो एस्केरियसिस। एस्केरियसिस लिखो। एस्केरियसिस किससे होता है बेटा? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से होता है। ये इसका रोग कारक हो गया, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। लिखो, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से होता है। बच्चों के अंदर ज्यादा मीठा खाने से होता है, पेट दर्द होता है। फिर मम्मी बोलते हैं मीठा खाते ही क्यों है? मारवाड़ी में बोलते हैं चुन्निया। याद आया रही? हाँ, ये रोग कारक है। लिख दो बेटा, यह बच्चों में होने वाला रोग है। क्या ना, पेट में कीड़े पड़ गए बच्चे के, यही होते हैं। लिखो बेटा, यह बच्चों में होने वाला रोग है। किस में होता है? बच्चों में। हाँ, इसका इलाज के लिए मम्मी से संपर्क करें। किया था मम्मी ने, याद करो। कौन? हाँ, इसी के लिए आती है बेटा जोल, इसको मार देती है। अगला लिखो, नारू रोग। बातें कम करो, काम ज्यादा। नारू रोग। नारू रोग, नारू रोग लिखो। अगला रोग तीसरा, नारू रोग। नारू डिजीज पहले होता था, अब तो है नहीं। प्यारे मित्रों, जब पुराने समय के अंदर जो पानी का सेवन करते थे गांवों में, वो तालाबों से सीधा करते थे। तो उसी तालाब से पशु पीते, उसी से हम पीते, उसी में नहाते, उसी से कपड़े धोते और उसी को पीते। तालाबों का सेवन करते थे, अनछना पानी पीते थे, बिना छाना पानी। तो इसके जो कृमि थे वो पानी के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते। अंदर जाने के बाद ये शरीर से पोषक पदार्थ प्राप्त करते और पोषक प्राप्त करके अपनी ग्रोथ करता, वृद्धि करता। फिर हमारे शरीर के किसी भी भाग पर एक बड़ा फोड़ा फुंसी बनती और फिर वो फुटती, तो उसमें से ये कृमि निकलता, जिसको मारवाड़ी बोलते बाला निकल गया। इसको बाला कृमि, बाड़ा नाम सुना आपने? बाला, वो बाला कृमि ही नारू रोगी है। और ये कृमि धीरे धीरे बाहर आता, 1-2 मीटर लंबा हो जाता। एक दिन में बाहर नहीं आता, 10-15 दिन, महीनों भर लगता, तो धीरे धीरे बाहर आता। वापस सुनो, वापस सुनो, वापस सुनो, मैं वापस बताता हूं। इट इज रिपीट, रिपीट। इसका कृमि दूषित अनछने पानी के साथ शरीर में चला जाता, अंदर जाने के बाद अपनी ग्रोथ करता, वृद्धि करता। फिर शरीर पर एक बड़ी सी फुंसी होती, कहीं पे भी वो फूटती, उसमें से एक कृमि बाहर निकलता। और एक दिन में नहीं निकलता, क्योंकि लंबा होता था। तो एक तिनका वगैरह लेके हम उसके लपेटते, अगर उसको खींच ले तो वो बहुत पतला होता था, टूट जाए तो आधा भाग अंदर, आधा बाहर। अंदर मरेगा, मरने से उसकी बॉडी सड़ेगी, सड़ने से कैंसर हो जाता, और कैंसर होने से रोगी की मौत हो जाती। तो बहुत घातक बीमारी थी। तो धीरे धीरे आराम से उस कृमि को क्या करते थे? बाहर। फिर हमारी सरकार ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर। अनछना पानी मत पियो, उबाल के पानी पियो, घर में पानी को स्टोर करो फिर पियो, सीधा तालाबों से मत लाओ। बहुत बड़े अभियान चले थे। नारू रोगी बताओ, 500 रुपये इनाम पाओ, ऐसे कुछ बहुत सारे कार्यक्रम चलने के बाद भारत ने इस रोग से मुक्ति पा ली। और वर्तमान में ये रोग नहीं है, और न ही वर्तमान में अनछना पानी पीते हैं, न तालाबों का पानी पीते हैं। गाँव में भी देखो टाँके बना रखे हैं, पानी स्टोर करते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। लिखो, नारू रोग। लिखो बेटा, यह सीधे शब्दों में लिख दो, ड्रैकनकुलस। ड्रैकनकुलस नहीं, रोग कारक है। मैंने बोला लिखो यह, खुद का दिमाग मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे।
ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस से होता है। यह रोग ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ये रोग कारक है बेटा, इससे होता है। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस से होता है। फिर लिखो दूषित जल से फैलता है। दूषित जल से फैलता है। दूषित जल से फैलता है, लिख दिया। दूषित जल से फैलता, इसका कृमि शरीर में प्रवेश करके, इसका कृमि शरीर में प्रवेश करके, इसका कृमि शरीर में प्रवेश करके दूषित जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करके दूषित जल के माध्यम से प्रवेश करके, लिख दिया बेटा, क्या लिखा इस, दूषित जल से शरीर में प्रवेश करके, हाँ, दूषित जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करके, एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ा उससे, क्या फर्क पड़ता है उससे, हाँ, माध्यम से एक मिनट, इसका कृमि शरीर में प्रवेश कर दूषित जल के माध्यम से रोग फैलाता है। हाँ कोई बात नहीं, अब लाइन तो वापस सही करनी पड़ेगी ना। तथा एक फुंसी या फोड़े के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तथा एक फोड़े या फुंसी के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, जिसे सामान्य भाषा में, शरीर से बाहर निकलता है जिसे सामान्य भाषा में बालाकृमि कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? बाला, 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 तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? बालाकृमि। आ गया समझ में? तो ये हो गया मित्रों आपके बालाकृमि। ये हो गए आपके मुख्य 3 रोग जिनका संबंध कृमि से है, जो आपके काम के हैं। लास्ट लिखो फंगल डिजीज। लास्ट कवक या फफूंद या फंजाई के रोग। लिखो मित्रों, इधर उधर नहीं, इधर लिखो, कवक, फंजाई या फफूंद के रोग। कवक, फंजाई या फफूंद के रोग। इसमें पहला रोग लिखो ब्लैक फंगस। या इसको हम कहते हैं म्यूकर माइकोसिस। पहला रोग है, पहला रोग लिखो ब्लैक फंगस। लिखो ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस, इधर उधर नहीं, इधर बोर्ड पे लिखा। कौन सा रोग? ब्लैक फंगस। सुना इसके बारे में? कोरोना के दौरान याद करो, इसमें क्या होता था? जबड़े काले पड़ जाते, पूरा भाग सड़न हो जाती, तो सबसे ज्यादा प्रभावित जबड़ा था, ये सड़ जाता, ब्लैक हो जाता, इसलिए ब्लैक फंगस नाम दिया। और मित्रों ये होता किससे है? म्यूकर और राइजोपस कवक से होता है। लिखो यह रोग म्यूकर व राइजोपस, यह रोग म्यूकर व राइजोपस कवक से होता है।
हाँ, पूरा जबड़ा शुरुआत में जबड़ा फिर पूरा खराब हो सकता है। म्यूकर और राइजोपस कवक से होता है। नेक्स्ट लाइन, यह उन रोगियों में अधिक होता है जो स्टेरॉइड का सेवन करते हैं। यह उन रोगियों में अधिक होता है जो स्टेरॉइड्स, ये दवाई होती है बेटा, जो स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, जैसे मधुमेह के रोगी जो स्टेरॉइड का सेवन करते हैं, जैसे मधुमेह के रोगी। तो डायबिटीज के रोगियों में ये ज्यादा होता है, जैसे मधुमेह के रोगी। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं मित्रों? ऐसे रसायन जो शरीर में एंजाइम और हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो आजकल डॉक्टर ज्यादातर जो गांवों में होते हैं झोला छाप, वो स्टेरॉइड ही टेकते हैं, स्टेरॉइड लिख के दे देते हैं। तो स्टेरॉइड क्या होता है? तुरंत हमारे शरीर के अंदर एंजाइम हार्मोन का निर्माण करता है, उत्तेजना, जिससे तुरंत रोग ठीक हो जाता है। ये देखो कितनी बढ़िया दवाई दी, एक दिन में ठीक कर दिया। ये नहीं कि आगे जाने पर ये बहुत घातक होगी। नेक्स्ट, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा है हार्ट अटैक, क्योंकि स्टेरॉइड शरीर में होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है, तो आप स्टेरॉइड लोगे तो कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड है खुद बढ़ेगा तो घटेगा, हम चले जाएंगे। लिखो बेटा, इसमें जबड़ा प्रभावित होता है, इसमें जो इफेक्टिव जबड़ा प्रभावित होता है तथा काला हो जाता है, ब्लैक। इसमें जबड़ा प्रभावित होता है, वह ब्लैक काला हो जाता है। अगला लिखो बेटा, एथलीट फुट। बताओ एथलीट फुट किससे होता है? जिसमें पांवों के अंदर खुजली चलती है, अंगुलियों के बीच वगैरह, कवक का इन्फेक्शन हो जाता है। किससे होता है ये? ट्राइकोफोटोन कवक से। लिखो, एथलीट फुट ट्राइकोफोटोन कवक से होता है। एथलीट फुट ट्राइकोफोटोन कवक से होता है। एथलीट फुट किससे होगा बेटा? ट्राइकोफोटोन कवक से। फिर तीसरा लिखो, 1 2 3, तीसरा कौन सा है? लिखो दाद। दाद होते ना, कभी बहुत समस्या चल रही थी बीच में भारत में। दांत को क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म। किससे होता है रिंग वॉर्म? म्यूकर माइकोसिस कवक से। नहीं, म्यूकर माइकोसिस तो नाम हो गया रोग का, माइक्रोस्पोरम। मैंने कहा मिलता जुलता नाम है, इसलिए मिस्टेक हो गई। माइक्रोस्पोरम कवक से होता है। और एक और होता है बालों का झड़ना। बाल झड़ जाते हैं? दमा अस्थमा होता है, एलर्जी है बेटा। नहीं, एलर्जिक रोग इसमें नहीं आता है, नहीं आता है, एलर्जी से है। नहीं, दमा नहीं। खुजली, बालों का झड़ना, ये जरूर आएंगे। बालों का झड़ना। लिखो बेटा, ये किससे होगा? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफोटोन और टीनिया कैपेटिस। इलाज एंटी फंगल ट्रीटमेंट होता है बेटा। टीनिया कैपेटिस, ये 4 रोग लिख दो। टीनिया कैपेटिस से बाल झड़ते हैं। तो ये अलग अलग फंगल कवक के रोग हो गए। रोग पूरा, संक्रामक रोग पूरे, और आपके सिलेबस में संक्रामक ही है, असंक्रामक है नहीं। नहीं है, रीट में तो है, क्यों नहीं है?
बेटा रीट को यहां से क्यों जोड़ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार बता दिया बात खत्म, हर सप्ते रीट मत लाओ। अब एक बार बोल दिया मैंने, पूरी बात कर दी आपसे, अब हर सप्ते बातें करेंगे फिर। नेक्स्ट, हाँ हो गए रोग पूरे। कितने हुए 40-50? कुछ रोग हुए क्या? हैं? खाज, एस के भी सांस से ही होता है, फंगल से ही। खुजली, खांस, दाद ये एक साथ ही आते हैं। चलो लिख दिया, एक लिख दो बेटा नीचे, पांचवा खाज या खुजली होती ना कभी, खाज खुजली लिखो बेटा, एस के 20 कवक से होती है। खाज खुजली होती है ना आपके, एस के 20। ये हो गए आपके फंगल के मुख्य रोग। अब रोग टॉपिक कंप्लीट। अब आप लिखो टॉपिक, नया हेडिंग। कौन सी सारणी? नहीं जरूरत नहीं, क्यों माताफोड़ी कर रहे हो? बहुत है बेटा, लिखो बहुत। जहां जरूरत थी मैंने लिखा दिया प्रभावित अंग, फालतू पेज नहीं भरना, टाइम खराब मत करो फालतू। जहां जरूरत थी प्रभावित अंग मैंने हर जगह लिखा रखा है। अब कृपया करके उचित समय, और नोट्स में बनी हुई है, नोट्स में बनी हुई है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लिखो नया टॉपिक। कौन सा पढ़े? लिखो जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस। टॉपिक हेडिंग लगाओ जैव प्रक्रम लिखो जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम बायो प्रोसेस। लिखो जैव प्रक्रम बायो प्रोसेस। लिखा प्रोसेस जैव प्रक्रम। लिखो जीवों द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करके पोषक पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा निर्माण की पोषक पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा निर्माण की संपूर्ण क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। भाई हमने खाना खाया तो वाचन हुआ, पचने के बाद उसका परिवहन हुआ, परिवहन होने के बाद कोशिकाओं में श्वसन क्रेब्स साइकिल वगैरह से ऊर्जा बनी, ऊर्जा के बनने के बाद अपशिष्ट को त्यागा। इन प्रक्रम को हम बायो प्रोसेस जैव प्रक्रम कहते हैं। ये नहीं कि मित्रों इधर देखना, बोर्ड पे देखना थोड़ा सा छिनाक सा। जैव प्रक्रम का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम कोई भी पदार्थ होंगे उनको लेंगे तो पोषक पदार्थ का क्या होगा बेटा? पोषक पदार्थ का पाचन होगा। पाचन होने के बाद ये पच गए, ये कहाँ जाएंगे बेटा? तो आगे इनका क्या करेंगे? परिवहन करेंगे, ब्लड के माध्यम से कोशिका तक पहुंचाया जाएगा। परिवहन करने के बाद श्वसन क्रिया द्वारा, श्वसन से क्या होगा? ऊर्जा निर्माण होगा, और ऊर्जा बन गई, लेने का उद्देश्य था ऊर्जा निर्माण, तब अपशिष्ट को त्यागना,
यानी कि क्या होगा, उत्सर्जन, अपशिष्ट, त्यागना। तो इन चारों प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। और परिवहन का मतलब पोषक पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है मित्रों, इसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस। तो सबसे पहले खाना खाएंगे, यानी कि उसका क्या होगा, पाचन। पचने के बाद उसका होगा परिवहन। परिवहन के बाद कोशिका में जाएगा तो होगा श्वसन, ऊर्जा बनी, उद्देश्य था ऊर्जा का निर्माण करना, हो गया। तो शेष बचे अपशिष्ट को त्यागना। इन चारों प्रक्रियाओं के द्वारा हम दैनिक क्रिया को संपन्न करते हैं, रोज के हमारे काम होते हैं, इसी प्रक्रम के द्वारा हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं। तो इन प्रोग्रेस को हमने नाम दिया जैव प्रक्रम। बना लो इंडेक्स। तो जैव प्रक्रम में कितने सिस्टम पढ़ने हैं आपको, 4। तो लगभग बॉडी सिस्टम तो सब आ ही गए, तंत्रिका, ग्रंथियां पहले पढ़ लिए, कंकाल बचेगा, बाकी सब आ गए। हड्डियों को छोड़ दिया जाए तो सब तंत्र आ चुके हैं। हो गया। ये तुम लोग सुधरोगे नहीं है? लिखो बेटा, अब बातें नहीं। अच्छे बच्चे हो के गड़बड़ नहीं करना बेटा। आप आने वाले समय में शिक्षक बनोगी बेहतरीन तरीके से, और अपना इतना बढ़िया व्यवहार रहा सबका, तो ये हमेशा रहना चाहिए। तो मैं कब का कुछ बोला आपको, सिर्फ का मैं आगे आ जाओ, इसके अलावा कुछ का
मैंने कुछ नहीं सोचा। सोचा ना, मैंने कहा पीछे मुझको दिख नहीं रहा, यहाँ बैठा दो। मन नहीं लगता ना आपके बिना उधर, दिख ही नहीं रहा। रोज आगे बैठते हो, पीछे जाता अच्छा नहीं लगता। फिर रोज यहाँ बैठते हो, आप याद करो। हाँ वही। चलो आगे। एक हेडिंग लगाओ बेटा, पोस्टर। मैंने सोचा थोड़ा गुस्सा आएगा, नाराज हो जाएगा, कम बोलेगा, सब जीरो कर दिया। लिखो पोषण, हेडिंग लगाओ। पोषण क्या होता है बेटा? एक होता है न्यूट्रिशियन, वो होता है पोषक, और ये है पोषण। दोनों में थोड़ा सा फर्क है मित्रों। हम कोई भी, जैसे हम खाना खाते हैं, कभी आपने खाना खाया होगा, याद करो। अपन खाना खाते हैं तो खाने से हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिशियन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसको कहते हैं पोषण। और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है वो होते हैं पोषक, न्यूट्रिशियंस। तो कहता है ना मित्रों कि ये आजकल दुबला पतला कैसे है? लगता है इसको पोषण पूरा नहीं मिल रहा है, मतलब पोषक पदार्थ पूरे नहीं मिल रहे। तो लिखो, शरीर में पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। शरीर में पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशियंस। पोषण कितने प्रकार का होता है मित्रों, बता सकते हो? पोषण के प्रकार, भोजन ग्रहण करने का प्रकार, न्यूट्रिशन ग्रहण करने का प्रकार, 3 प्रकार से जीव बांटे गए हैं। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? लिखो हेडिंग, पोषण के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक लिखो, जंतु सम पोषण, होलोजोइक, जंतु सम पोषण। दूसरा लिखो मित्रों, मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट, और तीसरा परजीवी, पैरासाइट। तो पोषण के आधार पर जीवों को हम कितने प्रकार से बांटते हैं? 3। कौन कौन से? जंतु संपोषण, मृतोपजीवी, परजीवी। 3 प्रकार, होलोजोइक, स्पोरोफाइट और पैरासाइट। कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार। बताओ जंतु सम किसको कहते हैं? तीनों में अंतर की बात करते हैं। चलो इधर बोर्ड पे देखो, नाम लिख दिए होंगे आप लोगों ने, ऐसी उम्मीद करूं, लिख दो। तो बेटा हम जो पदार्थों को ग्रहण करते हैं, पोषण को हम 3 प्रकार से बांटते हैं जीवों को, विधि के आधार पर, मेथड के आधार पर। पहला होता है होलोजोइक, जो हम करते हैं। दूसरा होता है मृतोपजीवी, जो छड़ी गली वस्तुओं से, कवक, फफूंद वगैरह द्वारा होता है। और परजीवी, जो दूसरे जीव के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो पहले भोजन को ग्रहण करेंगे, फिर उसका पाचन करेंगे, तो वो कहलाते हैं जंतु सम। जैसे हम पहले खाना खाते हैं और फिर उसको पचाते हैं। और ऐसे जीव जो पहले भोजन को पचाते हैं फिर ग्रहण करते हैं, वो होते हैं मृतोपजीवी। और परजीवी दूसरे जीव के शरीर पर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं। कितने प्रकार के हो गए? जैसे जूं, जोंक, मच्छर, खटमल, ये सब क्या होंगे? परजीवी। फफूंद, सूक्ष्म जीवाणु वगैरह, ये क्या होंगे? मृतोपजीवी। और हम कौन से होंगे? और हम चाहे तो एक इसमें और जोड़ सकते हैं, स्वपोषी।
स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ्स, और इसमें कौन आएंगे? पादप, ऑटोट्रॉफ्स। चलिए लिखो बेटा, जंतु सम में नीचे एक लाइन लिखो, जंतु सम वे जीव, जंतु सम में लिखो वे जीव जो भोजन को, वे जीव जो भोजन को, जंतु सम में लिखना होलोजोइक में, वे जीव जो भोजन को पहले ग्रहण करते हैं, पहले ग्रहण करते हैं तथा फिर पाचन करते हैं। जो भोजन को पहले ग्रहण करते हैं तथा फिर पाचन करते हैं। उदाहरण मनुष्य, उदाहरण लिख दो मनुष्यपन, एग्जाम्पल मनुष्य। फिर लिखो मृतोपजीवी, मृतोपजीवी वे जीव जो पहले भोजन को पचाते हैं, वे जीव जो पहले भोजन को पचाते हैं तथा फिर ग्रहण करते हैं। वे जीव जो पहले भोजन को पचाते हैं तथा फिर ग्रहण करते हैं। जैसे रोटी पड़ी है, सड़ रही है, तो पहले उसके ऊपर बैक्टीरिया आके उसको सड़ाकर नष्ट कर लेंगे, कुछ खाएंगे, बाकी कुछ अपघटित हो जाएगा। पहले भोजन को पचाते हैं फिर ग्रहण करते हैं। उदाहरण कवक, फफूंद, फंजाई। उदाहरण फंजाई एंड माइक्रोबैक्टीरिया, कवक और सूक्ष्म जीवाणु, कवक और सूक्ष्म जीवाणु लिख दिया दोनों। बेटा कवक फफूंद क्या करती है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, भोजन पड़ा है तो अपने एंजाइम छोड़ देंगे, वो अपघटित होगा, पचेगा, तो कुछ तो अपने काम में लेंगे और बाकी वो मिट्टी में मिल जाएगा। याद करो, एक सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूं, आपने अपन गांव से जुड़े हैं अधिकतर लोग, तो मित्रों कई बार जैसे बारिश के दिनों में जब नमी होती है तब ये बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जैसे गोबर पड़ा है और 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन से गोबर पड़ा है और हमने गोबर को हटाया नहीं, और फिर एक दिन अपन कहते हैं कि गोबर हटा दे, तो आप देख रहे हैं जैसे गोबर हटाओगे गोबर होगा ही नहीं, वहां तो मिट्टी मिलेगी। ये कि इसके ऊपर जीव आए और उन्हें इस गोबर को क्या कर दिया, अपघटित कर दिया, कुछ खुद काम पे लिया, बाकी वो अपघटित होगा। तो ये पहले पचाते हैं फिर ग्रहण करते हैं, हम पहले ग्रहण करते हैं फिर पचाते हैं। अंतर आ गया। और परजीवी में लिखो बेटा, यह दूसरे जीवों के ऊपर भोजन, यह दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं या पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। दूसरे जीवों पर पोषण लिख दो भोजन की जगह, पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। दूसरे जीवों पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, पूरी तरह से उस जीव के ऊपर निर्भर रहेंगे। उदाहरण मच्छर, मच्छर, जूं, जूं होती है ना, जूं, हाँ, जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहती है। ये तो हम पर पोषी है, पर जीवी नहीं, यानी कि हम पोषण दूसरों से प्राप्त करते हैं पर उसके ऊपर पूरी तरह से नहीं रहते। ये तो पूरा शरीर के ऊपर ही निर्भर रहेगा। अच्छा, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, नाम सुना आपने, स्वपोषी, और एक होता है हिट्रोट्रॉप्स, परपोषी। ऐसे जंतु जो भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरे जीवों पर निर्भर, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते प्रकाश संश्लेषण से, वो होते हैं परपोषी, हेट्रोट्रॉप्स। और परपोषी 3 प्रकार के, कौन कौन से, परजीवी, मृतोपजीवी, और ये सब किसके प्रकार है, परपोषी के, जो पोषण किससे प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से। और ये स्वपोषी जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन खुद, यानी कि जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता होगी, सूर्य प्रकाश का उपयोग करेंगे, हरित लवक होगा और भोजन स्वयं बनाएंगे, स्वपोषी। उनके अलावा ये सब हो जाएंगे परपोषी। क्लियर? तो लिखो बेटा, स्वपोषी वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा
ये चौथा प्रकार नहीं है बेटा, ये जोड़ना प्रकार तो ये तीन ही थे मेन। हाँ अलग से भी लिख सकते हो। स्वपोषी की परिभाषा, वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट हो गया, वो परपोषी में आएंगे सब। हो गया, ये हो गया मित्रों आपके कौन से भोजन बनाने की प्राप्त करने की विधियां, और वो अलग है बेटा बताने का तरीका। तो ये हो गए मित्रों आपके कितने प्रकार के अलग अलग सब। नेक्स्ट अब एक एक सिस्टम पढ़ते हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। 4 टॉपिक पढ़ने हमें, 100 बातों की एक बात। तो हेडिंग लगाओ पहला पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। लिखो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये चारों टॉपिक हो जाए तो फिर कोर्स कुछ भी नहीं बचेगा। ये चारों टॉपिक होने पर कुछ भी नहीं बचेगा। जू का वैज्ञानिक नाम मुझे नहीं पता, ओम प्रकाश, अपने सर्च कर लेना। सबके वैज्ञानिक नाम याद आ जाए तुरंत कोई जरूरी नहीं है, तो ओम प्रकाश ही लिखा हुआ आ रहा है। और कोई होगा क्या? हो सकता है। अच्छा ये है क्या? तुम्हारा भी तो नाम ओम प्रकाश ही है। लिखो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, लिख दिया। नया टॉपिक पाचन तंत्र। हाँ पढ़ा दूंगा मैं, मेरे हिसाब से पढ़ूंगा ना। लिखो पाचन। यार एक तो बीच में डिस्टर्ब मत करो, टॉपिक पढ़ाने में क्या जाएगा। लिखो पाचन, पोषक पदार्थ, संतुलित भोजन। टॉपिक अलग होगा बेटा, वो जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। वो जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं, इसमें कैसे पढ़ा दो। जैव प्रक्रम मतलब आप भोजन प्राप्त करते हो तो कैसे पचाते हो, कैसे उस ऊर्जा बनाते हो, वो अलग टॉपिक ही पूरा अलग है, इससे लिंक ही नहीं है। लिखो पाचन। आज क्या सोच का आया तुम। लिखो डाइजेशन, कोई बात नहीं। लिखो पाचन, डाइजेशन। मित्रों पाचन क्या होता है, बहुत सिंपल परिभाषा आपको बताए। हम जब भी खाना खाते हैं वो कभी सिंगल नहीं होता है, हमेशा किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जटिल भोजन। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और जटिल भोजन के ऊपर हमेशा काम करेंगे कौन, एंजाइम। और एंजाइम की क्रिया करने से ये किस में टूट जाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल, सरल अणु में। और याद करो ये रासायनिक क्रिया होगी, और शरीर में जो भी रासायनिक क्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, जैव रसायन, बायो केमिकल। क्या बोलेंगे मित्रों, जैव रसायन, बायो केमिकल। तो ऐसे पदार्थ जिनको अपन भोजन में प्राप्त करने के बाद यानी कि जटिल भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, और उनको फिर जैव रसायन क्रिया द्वारा एंजाइम की सहायता से सरल अणु में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल बाय केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस, इट्स कॉल्ड डाइजेशन। जटिल भोजन को जैव रासायनिक क्रिया और एंजाइम की सहायता से सरल अणु में तोड़ना क्या कहलाएगा, पाचन। जैसे हमने खाया खाना तो उसके अंदर स्टार्च है, तो स्टार्च बेटा क्या है, एक जटिल है, बहुलक है। उसके ऊपर एंजाइम क्रिया करके इसको किस में तोड़ देंगे, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज सबसे सरल अणु है जिसका जल्दी डाइजेशन होता है, तो इस तरह से इसमें कन्वर्ट करना ही क्या कहलाया, पाचन। लिखो परिभाषा, जटिल भोजन को जैव रसायन क्रिया द्वारा
बायोकेमिकल रिएक्शन। जटिल भोजन को जैव रसायन क्रिया द्वारा एंजाइम की सहायता से सरल अणु में तोड़ना क्या कहलाता है बेटा? सरल अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है। सरल अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है। तो पाचन किसको कहेंगे बेटा? एंजाइम की सहायता से अपन किस में तोड़ेंगे? सरल अणु में। और इसको सरल अणु में डिवाइड करना, विभाजित करना ही क्या कहलाता है? पाचन। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले लिखो बेटा स्टेप ऑफ डाइजेशन, पाचन के पद। पाचन के पद, स्टेप ऑफ डाइजेशन। पाचन के पदों की बात करते हैं, स्टेप की बात करते हैं। पाचन के पद, पद किसे कहेंगे बेटा? पाचन के। स्टेप को, स्टेप किसे कहेंगे? पद को। बहुत बढ़िया। चलो बोर्ड पे देखना, लिखना मत। एक बार मैं पूरे स्टेप की बात करूंगा, समझाऊंगा, लिखूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा। मित्रों, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से एक एक टॉपिक को पढ़ना। ज्यादा टॉपिक भी नहीं बचे हैं, लगभग हमने काफी टॉपिक कवर कर दिए हैं। और कोशिश करेंगे अगर ये पूरे हो जाते हैं जल्दी तो मित्रों पीछे तो फिर 2 ही टॉपिक बचेंगे। और वो बचेगा एक तो पोषक पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज, लवण, यही बचा है। और उसके बाद जैव प्रक्रम, नहीं, जैव रसायन चक्र। और जैव रासायनिक चक्र मित्रों 2 प्रकार के होते हैं, औषधि चक्र और गैसीय चक्र। गैसीय चक्र में मेन 2 आता है, कार्बन और नाइट्रोजन। औषधि चक्र में 1 आता है, फॉस्फोरस। खत्म। कोई ज्यादा माथाफोड़ी वाली कोर्स खत्म। तो ज्यादा कोई माथाफोड़ी वाली बात बची नहीं है। तो इन टॉपिकों को थोड़ा ढंग से पढ़ना, दोनों जगह काम आएंगे, रिट में और यहां पर। तो पाचन के पद कितने हैं मित्रों? 5। कितने पद हैं? 5 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है, कभी आप खाना खाया तो याद करो, पहला स्टेप होगा इंजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी कि सबसे पहले आप भोजन करते हो तो क्या करते हो? भोजन को मुख्य गुहा में ग्रहण करते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? तो भोजन को सबसे पहले बकल कैविटी के अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। सबसे पहले क्या करोगे? भोजन को थाली में लोगे, क्या सीधा ही? ग्रहण करने के बाद दूसरा चरण होगा, जैसे ही भोजन मुख्य गुहा में जाएगा तो इसका क्या शुरू हो जाएगा? डाइजेशन। और डाइजेशन का मतलब अभी हमने लिखा था, जटिल भोजन को सरल अणु में तोड़ना। हाँ, शॉर्ट में लिख दूं अब तो जटिल भोजन को कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या कहेंगे? डाइजेशन। अब पहला भोजन गया, मुख गुहा में पचना शुरू हो गया, लार से ही पचते 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 छोटी आंत तक गया। छोटी आंत में पाचन क्या हो जाएगा? पूर्ण। अब पूर्ण भोजन पचने के बाद उसका सेकंड थर्ड स्टेप क्या होगा मित्रों? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा बेटा? यानी कि पचित भोजन का पचित भोजन को अवशोषित करना।
क्या करेंगे बेटा? पचित भोजन को अवशोषित, और पचित भोजन का अवशोषण करने के बाद अगला स्टेप होगा स्वांगीकरण। यानी कि भोजन कहाँ जाएगा? रक्त में। रक्त से कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में क्रिया होगी कौन सी मित्रों? एसिमिलेशन। स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण में क्या होगा? पचित भोजन से एटीपी के रूप में क्या बनेगी? ऊर्जा। तो बताओ भोजन लेने का उद्देश्य क्या था? ऊर्जा बनाना। बना ली। तो अब जो काम का नहीं है, जिसका ऊर्जा में उपयोग नहीं हुआ, उस अंतिम चरण का क्या हो जाएगा? बहिक्षेपण। और बहिक्षेपण मतलब हो गया इजेशन। क्या हो जाएगा बेटा? इजेशन। और इजेशन मतलब अपशिष्ट को त्यागना। इस तरह से मित्रों ये जब भी हम खाना खाएंगे तो कितने स्टेप में संपन्न होगा? 5। सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया, पाचन, पचने के बाद अवशोषण, अवशोषण करके रक्त में के माध्यम से पहुंचाया कोशिका में, बनी ऊर्जा, अपशिष्ट को त्यागना। कितने चरण हुए? सबसे पहले पाचन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। क्लियर? नोट करो। ना इनमें कुछ नहीं लिखूंगा। हो गया सर? ये पूछा था सी टेट में पिछली बार, पाचन के पदों का क्रम दिया किसी ने पिछली बार? ये क्रम पूछा था है? हो गया क्लियर? ये पूछा था उसमें, याद आया हो तो। पाचन के स्टेप पूछे थे। जल्दी हो रही है, हाँ टाइम कम मिल रहा है लोगों को। कोई नहीं, जो होता है अच्छा होता, नहीं हो
तो सर कब होगी? अब होने की बिगुल बज गया तो सर ये क्यों बजा? अब क्या करें मास्टर? वो तो उनसे पूछो। जिंदगी में भी नहीं होगी। समस्याएं, इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो तू खा। मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ बोलूं तुम उसको नेगेटिव लोगे, सोच लिया तो बात ही खत्म। हाँ, पाचन के स्टेप कितने हुए मित्रों? 5। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और लास्ट में उत्सर्जन। हो गए याद? ऐसे याद रखना, सबसे पहले भोजन खाना मुख गांव में जाएगा, जाते ही पचेगा, पचने के बाद रक्त में अवशोषण, कोशिका में ऊर्जा और अपशिष्ट को त्यागना। कितने स्टेप हुए? अब लिखो ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, अगले हेडिंग लिखो पाचन के अंग। कौन कौन से अंग है जो पाचन में भाग लेते हैं? पाचन के अंग, ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। लिखो पाचन के अंग। कितने अंग होंगे बेटा पाचन के? है जी? चलो बोर्ड पे देखो एक बार, अंगों का भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं। बोर्ड पे पाचन के अंग कितने होते हैं मित्रों? तो सबसे पहले ध्यान रखना, डाइजेशन के जितने भी ऑर्गन हैं इनको हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं? 2। कौन कौन से? बहुत अच्छा। एक बांटते मित्रों एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के रूप में। एलिमेंट्री कैनाल, एसी लिख दूं, आहार नाल। और दूसरी होगी मित्रों पाचक ग्रंथियां, यानी कि हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। 2 प्रकार से बांटते हैं। अब इधर बोर्ड पे देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? आहार नाल की। लगभग 6 से 9 मीटर ये लंबी होती है। 9 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। सब में अलग अलग होगी, एक जैसे नहीं, तो ये औसत है। आहार नाल शुरू कहां से होती है? सबसे पहला भाग क्या कहलाएगा? आहार नाल का सबसे पहला भाग कहलाता है मुख्य गुहा, जिसको कहा जाता है बक्कल कैविटी या कहा जाता है ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी भी कह दो, ओरल कैविटी भी कह दो, एक ही बात है। दूसरा भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? दूसरा भाग होगा मित्रों उसको बोलेंगे ग्रसनी, और ग्रसनी को अपन बोलते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी के बाद तीसरा भाग होगा उसको बोलेंगे ग्रसिका, और ग्रसिका को बोलते हैं इसोफेगस। और ग्रसिका के बाद अगला अंग होगा स्टमक, जिसको हम क्या कहते हैं मित्रों? आमाशय। आमाशय के बाद अगला अंग होगा जिसको हम कहेंगे छोटी आंत। क्या नाम देंगे बेटा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला भाग होगा बड़ी आंत, जिसको हम नाम देंगे लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। और उसके बाद अंतिम भाग होगा उसको कहेंगे गुदा या एनस। ये है मित्रों पाचन के अंग।
देखो इधर, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुख्य गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वारा बाहर। यह है भोजन के जाने का क्रम। तो इन अंगों में भोजन जाता है। तो कौन से आहार नाल के भाग है तो आ जाए, सीक्वेंस भी आ गई, कहां भोजन किस किस अंग में जाएगा वो भी आ गया। अब देखो इधर एक बार वापस फिर लिख देना एक साथ। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले आती है लार ग्रंथियां। नाम सुना होगा आपने, कभी देखी लार? लार ग्रंथियां, जिसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? स्लाइवा ग्लैंड। लार के बाद दूसरी ग्रंथि होगी जिसको बोलेंगे यकृत, और यकृत को कहते हैं बेटा लीवर, और लीवर के बाद क्या कहते हैं? अग्नाशय। सही तो लिख रहा था ना? और अग्नाशय क्या होगा बेटा? पैनक्रियास। ये है पाचन की ग्रंथियां, नोट करो। गॉल ब्लैडर ग्रंथि में नहीं आता, नए अंगों में आता है, क्योंकि उसमें क्यों स्टोरेज होता, बनता नहीं। हो गया रे सबका साथ? क्या बात कर रहे हो? पढ़ते तो हो ना? अब कमर कस लेना, क्योंकि आपका जो सपना है वो पूरा होने की ओर अग्रसर हो रहा है। आपका सपना कंप्लीट होने की ओर आ रहा है, जिसको कर लो अपना। किसकी? एलिमेंट्री कैनाल। एसी मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। हो गया यूटर्न? तो बदमाशों, सुधर जाओ सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। इतने दिन तो नहीं सुधरे तो चला क्या? हम सुधरने का टाइम नहीं है सर, चला गया है। खतरनाक। कि अब क्या पढ़ना सर? एग्जाम डेट आएंगी तब पढ़ेंगी। एग्जाम आ गया कि अब क्या पढ़ना सर? अब तो एग्जाम देंगे। हो गया? बढ़े आगे? पूरा 1 मिनट। कहाँ लिखा है मैंने? आज कुछ लिखा ही नहीं। तो बातें की आज तो मैं कहाँ पढ़ा? तो मैं तो बातें करता हूँ। चलो इधर देखो एक बार बोर्ड पे। मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, एक नोट लिखो यहां पर स्टार लगा के।
लिखो पित्ताशय, गाल ब्लैडर, पित्ताशय, बोर्ड पे लिखा मैंने, गाल ब्लैडर, लिखो पित्ताशय, नया नोट करके लिखो गाल ब्लैडर नीचे, इस सारणी के नीचे अलग से, टाबर हो फॉर एप्पल। अच्छा बच्ची, तो मेरे लिखने से क्या हुआ? लिखो पित्ताशय पाचन का अंग होता है, पित्ताशय पाचन का अंग होता है, लेकिन पित्ताशय पाचन का अंग होता है लेकिन पाचक ग्रंथियों में शामिल नहीं करते हैं। पित्ताशय पाचन का अंग होता है लेकिन पाचक ग्रंथियों में शामिल नहीं करते, क्योंकि इसमें निर्माण नहीं होता एंजाइम्स का, रस का, इसलिए। तो ये न तो अंग है जरूर, प्रश्न आ जाए ऐसा कौन सा पाचन अंग है जो पाचक ग्रंथि नहीं है, तो आंसर होगा पित्ताशय, क्योंकि ग्रंथि इसको बोलते हैं जिससे कुछ ना कुछ लिक्विड निकलना चाहिए, बनना चाहिए, सिक्रेट होना चाहिए। इसमें तो केवल स्टोरेज होता है, पित्रस बनता तो कहाँ है? लीवर में। बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू। पढ़ा यार आज कुछ मैंने?